स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल्स में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। ये एक सेक्शन व्यू है जिसमें आप देखेंगे कि मसल बंडल और मसल फाइबर्स के का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आपका एक मसल बंडल है। एक स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल बंडल्स की बनी होती है और एक मसल बंडल के पास बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। अगर आप मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखेंगे सिंगल, तो उसके जो चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको आप बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, और वो क्या क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है आपकी मैनी न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मायोफाइब्रिल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मायोफाइब्रिल को मायोफिलामेंट भी कहते हैं। ये होते क्या हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, हर एक मायोफाइब्रिल कंटेन करता है एक डार्क और एक लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड, और साथ ही साथ यहाँ पर दो प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। तो जो डार्क बैंड होता है उसके पास होती है मायोसिन प्रोटीन और ये थिक होती है। डार्क बैंड कंटेन मायोसिन प्रोटीन, ये थिक भी होती है, इसीलिए इस बैंड को हम ए बैंड के नाम से भी जानते हैं। ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक, ए की फुल फॉर्म क्या होती है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। फिर दूसरा होता है लाइट बैंड। लाइट बैंड कंटेन करता है एक्टिन प्रोटीन और ये कैसी होती है, ये थिन होती है, ये होती है आपकी थिन और ये होती है आपकी थिक। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बैंड को आई बैंड, और आई किसके लिए स्टैंड करता है, आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पर दो बैंड हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख के इसके सारा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अगर जब आप इसकी एनाटमी देखेंगे मसल फाइबर की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये जो आप बैंड देख रहे हो ये डार्क है और ये जो बैंड आप देख रहे हो ये लाइट बैंड है। तो डार्क बैंड के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती थी, अभी हमने डार्क बैंड के लिए एक टर्म यूज़ की थी, वो थी ए बैंड। तो ये जो पूरा है आपका, ये है आपका ए बैंड। वहीं जस्ट इसके साइड में ये जो आप लाइट पोस्चर देख रहे हो ये है आपका आई बैंड। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि जो आपका डार्क वाला पोस्चर है वो आपका ए बैंड है और जो लाइट वाला पोस्चर है वो आपका आई बैंड है। अब आई बैंड के अगर आप देखेंगे, जो आई बैंड है उसको एक लाइन बाइसेक्ट करती है जिसे आप बोलते हैं जेड लाइन। आई बैंड यानी कि लाइट बैंड, उसको एक लाइन बाइसेक्ट करती है, काटती है, जिसे आप बोलते हैं जेड लाइन। और जो एक्टिन फिलामेंट है वो इसके साथ जुड़ा होता है। फिर दूसरा जो आपका ए बैंड है यानी कि ये डार्क बैंड, डार्क बैंड के पर आपकी प्रेजेंट होती है एम्ब लाइन। ये एक थिक फिलामेंट होता है, डार्क बैंड थिक फिलामेंट होता है ए बैंड, और इसके जस्ट मिडल में प्रेजेंट होती है एम लाइन। अब ये जो स्पेस होता है आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट का जो बीच का हिस्सा जिस पर आप देख रहे हो थिन फिलामेंट नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, इसको आप बोलते हैं एच जोन। तो लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई बैंड, और डार्क बैंड के लिए ए बैंड। आई बैंड को कौन सी लाइन काटती है, जेड लाइन, और ए बैंड के मिडल में कौन सी लाइन प्रेजेंट होती है, एम लाइन। इसी के साथ साथ ए बैंड का सेंट्रल पार्ट जिसको आई बैंड या फिर थिन जो प्रोटीन होती है वो ओवरलैप नहीं करता, उसको आप बोलते हैं एच जोन। अब जो ये जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक, फर्स्ट जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक के बीच का जो पोर्शन होता है,
इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सार्कोमेयर। द पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है इसको आप बोलते हो सार्कोमेयर। और ये फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि ये पास में आएंगी, ये ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, दूसरे की जो स्पेस आप देख रहे हो ये बहुत कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं हमारी? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो आपकी प्रोटीन है ये बनी होती है मोनोमेरिक यूनिट जी एक्टिन, जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन की ये बनी होती है, जी एक्टिन की। जी एक्टिन मिलकर एक पॉलीमर बनाती है जिसको आप बोलते हो एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन आपस में रैप होकर एक दूसरे से बनाते हैं एक एक्टिन। ये वाला स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हो, ये जो बीड्स है मोतियों जैसा स्ट्रक्चर ये है एफ एक्टिन, जो कि बना है जी एक्टिन से बना है। ये एफ एक्टिन आपस में एक दूसरे को बाउंड रैप कर रही हैं। एफ एक्टिन के साथ साथ पैरेलली रन करता है एक प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है जो एफ एक्टिन के साथ साथ रन करता है। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, और ये जो प्रेजेंट है इसके बीच में जो स्पेस होता है एक ट्रोपोनिन से दूसरे ट्रोपोनिन, ये भी कंफर्म होता है, रेगुलर इंटरवल पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। ये है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। जैसे कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट थी आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन यानी कि जी एक्टिन, सेम उसी तरीके से आपकी जो मायोसिन होती है उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन ये एक मेरोमायोसिन है, मेरोमायोसिन से मिलकर आपकी बनती है मायोसिन। जो एक मेरोमायोसिन है उसके पास दो पार्ट होता है, एक तो उसका ये वाला पोर्शन हेड, और जो ये लॉन्ग पोर्शन है वो है टेल। जो इसकी टेल होती है वो तो आपस में कॉइल हो जाती है दूसरे मायोसिन प्रोटीन के साथ। जो इसका हेड पोर्शन होता है वो उसके पास एक शॉर्ट आर्म भी होती है, वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये शॉर्ट आर्म होती है। उसी के साथ साथ इस पर आप स्पेस देख रहे हैं ये ऊपर वाला, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइड। होता क्या है, जो आपका ट्रोपोनिन है ये कवर करके रखता है एक्टिन के बाइंडिंग साइट को, जो कि बाइंड करता है मायोसिन से। ट्रोपोनिन मास्क करता है एक तरीके से मायोसिन बाइंडिंग साइट को। तो फिर ये जो आपका स्ट्रक्चर है हेड पोर्शन इन मायोसिन, इसके पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो इसके साथ बाइंड करेगा, और दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक मायोसिन में बहुत सारे मेरोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं और ये इसे बनाते हैं। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और ये है स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपका एक्टिन है, अभी जो आपको बताया था ये एक्टिन है, थिन बैंड एक्टिन का बनता है। और जो ये डार्क बैंड है आपका ये मायोसिन है, जो कि बहुत सारी मेरोमायोसिन से बन रहा है। ये जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हो आउटसाइड ये हेड पोर्शन है मायोसिन मेरोमायोसिन्स का, तो बहुत सारी मेरोमायोसिन से ये मिलकर बना है। वहीं दूसरी तरफ एक्टिन आपका जी एक्टिन से बना है, और दो जी एक्टिन मिलकर क्या बनाती है, एक एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन बनकर एक मॉलिक्यूल बनाती है किसका, एक्टिन का। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डायरेक्ट पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जो मैकेनिज्म है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये एक्सप्लेन होता है बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की मदद से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो क्या कहता है, जो ये कहता है जो कॉन्ट्रैक्शन होती है
मसल फाइबर्स की वो टेक प्लेस बाय कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पास में आना, रिलैक्शन दूर जाना, ताकि जब आप मूवमेंट करते हो हैंड की तो ये पास में आ जाती हैं प्रोटीन्स। तो उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तब ये थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप करते हैं, ओवर इनके ऊपर जाते हैं, उस वक्त एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो यही अब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन किस पे थ्योरी पे बिहाफ है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सबसे पहले ये जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। एक तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के ज़रिए सिग्नल भेजता है मसल फाइबर्स को। मसल फाइबर्स और मोटर न्यूरॉन फॉर्म करते हैं एक जंक्शन, जिन्हें आप बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेन। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर्स से जुड़कर बना है, जब इसको न्यूरो सिग्नल्स मिलते हैं उस वक्त ये जंक्शन से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज होगा ये जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा। मायो जो आपकी मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर जो सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है उसके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल यानी कि उसे एक्टिव स्टेट में ले आता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो जो सार्कोप्लाज्म था आपका उसके अंदर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम आयन किसके अंदर प्रेजेंट थे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट थे, तो वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं ये जाकर बाइंड करते हैं सीधा ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन किसके पास था? एक्टिन के पास था। ट्रोपोनिन से जाकर ये बाइंड करेंगे और जैसे ये ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं ये क्या कर देगा, ये जो मास्क इसने बनाया हुआ था एक्टिन के ऊपर उसको हटा देगा और वहाँ मायोसिन के लिए। उसके बाद एटीपी जो कि पहले से मायोसिन के पास प्रेजेंट था, हाइड्रोलाइसिस यानी कि टूटेगी और मायोसिन को एनर्जी मिलेगी और मायोसिन जाकर एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। मायोसिन जाकर एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। ये देखिए एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। एटीपी टूट गया, एडीपी अलग और एक फॉस्फेट अलग, एक क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब तक हमने ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए। जब ये क्रॉस ब्रिज बनता है उस वक्त होता क्या है, यानी कि एक तरीके से जो आपका थिक फिलामेंट था वो थिन फिलामेंट से जुड़ गया। जब ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से जुड़ जाता है यानी कि आपका मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है, उस वक्त होगा क्या, मायोसिन एक्टिन को अंदर की तरफ पुल खींचेगा। तो जो स्पेस था उसके बीच में आपको याद हो ZH जोन जिसे हम कहते थे वो कम होता चला जाएगा और जो दो Z लाइन है, दो Z लाइन के बीच के स्पेस को हम सार्कोमेयर कहते हैं, वो अंदर की तरफ आएगा, जिससे क्या होगा, सार्कोमेयर की लेंथ छोटी होती चली जाएगी और जब ये छोटी होगी वहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपके थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ऊपर ओवरलैपिंग होगी। जब ये होगा तो उस वक्त क्या होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और फिर से एक ATP आएगा मायोसिन के पास। मायोसिन फिर से एक्टिन के साथ जुड़ेगा और फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी कॉन्ट्रैक्शन की। ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। कब तक रिपीट होती रहेगी? तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिस्टर्नाई में वापस नहीं चले जाते। जब कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके तुरंत बाद फिर से एक्टिन को ऊपर एक मास्क आ जाएगा। वो मास्क कौन लेकर आएगा? ट्रोपोनिन। जैसे ही एक्टिन के ऊपर एक मास्क हो जाएगा तो मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी और Z लाइन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी और जैसे ही Z लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये इसका डायग्राम। एक्टिन फिलामेंट जैसे ही कैल्शियम आयन मिलेंगे मास्क अनमास्किंग हो जाएगी, मास्क हट जाएगा बाइंडिंग के लिए, मायोसिन जाके
एटीपी हाइड्रोलिसिस यानी कि एटीपी के टूटने के बाद इससे जुड़ जाएगा। ये देखिए क्रॉस ब्रिज बन गया और ये अब क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा। ये देखिए ये बेस्ट है। आपकी 2 जेड लाइन के बीच में क्या था, सार्कोमियर होता है और एचजोन ये था। एचजोन ये आपका थिक फिलामेंट है, बीच वाला ही आपका थिन फिलामेंट है। जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये पास में आएंगे, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ये गैप ज़्यादा है, ये गैप कम है, ये पास में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी साइकिल चलती रहेगी ये, तो एक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये देखिए ये बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, स्पेस रहा ही नहीं, ये है कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही कैल्शियम आयन वापस चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ट्रोपोनिन फिर से एक्टिन को मास्क करेगा, एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग खत्म हो जाएगी और जेड लाइन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी। ये स्टेट होगी आपकी रिलैक्स स्टेट। तो यही होगा, जैसे ही ये टूटेगा वही आपका फिर से एटीपी यूज़ कर रहा है, ये क्रॉस ब्रिज किस तरीके से रोटेट होता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में हमारा लास्ट टॉपिक है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होती है? मायोग्लोबिन जिन मसल्स के पास रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है उन्हें आप बोलते हैं मायोग्लोबिन। मसल्स कंटेन ए रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, उसे आप बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की बिहाफ पे जो आपकी मसल्स फाइबर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेड मसल फाइबर, एक होता है वाइट मसल फाइबर्स भी लिखा हो सकता है या फिर सिंपल फाइबर्स भी लिखा हो सकता है। तो जो आपकी रेड मसल फाइबर्स हैं, क्योंकि इनका नाम ही रेड है तो ये दिखने में होती हैं रेड और ये दिखने में होती हैं वाइट। इनके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में होता है, हाई, जिसकी वजह से ये रेड दिखती हैं, जबकि इनके पास मायोग्लोबिन बहुत कम होता है। यही वजह है कि ये या तो पेल दिखाई देंगी या फिर वाइट दिखती हैं। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन हो गई उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, इनके पास एटीपी बनाने की भी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं। एटीपी बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे इन्हें एरोबिक मसल्स कहते हैं, इन्हें एनाएरोबिक मसल्स कहते हैं। इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका मसल टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।